आदाब नाजरीन, दुर्ग के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे मनाया गया। पूरे मुल्क में कांग्रेस ने एहतजाज किया। जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने यह एहतजाज किया, जिसमें कई कांग्रेस के लीडरान, वर्कर्स को डिटेन भी किया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शशि थरूर, बड़े बड़े लीडरान को डिटेन किया गया जब वो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट ब्लैक प्रोटेस्ट था क्योंकि इस प्रोटेस्ट का ड्रेस कोड ब्लैक था, तो ब्लैक कपड़े पहनकर ये प्रोटेस्ट किया गया। और ये हुकूमत की पॉलिसियों, जो जीएसटी लगाया गया है ज़रूरी अशिया पर, खाने पीने की चीज़ों पर जो जीएसटी बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर के एहतजाज था। और ये कहना था कि अगर पार्लियामेंट में महंगाई पर डिस्कशन नहीं होगा तो सड़क पर, स्ट्रीट्स पर ये डिस्कशन लाया जाएगा, इस पर बात की जाएगी, आवाज़ जो है बुलंद की जाएगी। महंगाई को लेकर के पहले से ही, पर चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें या फिर पार्लियामेंट के बाहर, कांग्रेस और दीगर ऑपोजिशन भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। वहीं बीजेपी का लगातार ये कहना है कि हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट की कार्रवाई को ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो बात कैसे होगी। वहीं आपको बता दें, जहां आज ब्लैक फ्राइडे मनाया, कांग्रेस ने एहतजाज जो है इस तरह से अपना दर्ज कराया, तो इसको लेकर के बीजेपी का कहना, बीजेपी के दो, हालांकि इस पर बयान सामने आए, दो पहलू इस पर आए। बीजेपी का एक तरफ कहना था कि ये एक टैक्टिक है कि नेशनल हेराल्ड मामले को दबाने का, कि क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के ईडी सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे हैं, तो उस मामले को दबाने के लिए इस तरह से टैक्टिक्स कर रहे हैं कांग्रेस। और दूसरी तरफ अमित शाह का फिर बयान आता है, वो सवाल खड़ा करते हैं इस ब्लैक प्रोटेस्ट पर और कहते हैं कि आज ही के दिन क्या कांग्रेस को काले कपड़े पहनने चाहिए थे, क्योंकि आज जो है फाउंडेशन डे राम जन्मभूमि का है, तो उन्होंने इस पूरे मामले को राम जन्मभूमि से एक बार फिर जोड़ दिया। वहीं फिर योगी आदित्यनाथ का भी बयान आ जाता है और वो कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो कांग्रेस का है, ये राम भक्तों के लिए एक इंसल्ट है। तो मजहब के साथ जो है इस पूरे प्रोटेस्ट को जोड़ा गया, जहां एक तरफ ये पूरा प्रोटेस्ट कांग्रेस का कह रहा था, राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहे कि आम आदमी की आवाज इश्यूज को उजागर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ का बयान था कि ये जो है राम जन्मभूमि की को लेकर के ये उन्होंने सवाल उठाया कि इसलिए ब्लैक उन्होंने कपड़े पहने हैं क्योंकि अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रही है। तो जहां एक तरफ जो बीजेपी हम देखते हैं कि अक्सर ही करती आई है और करने में काफी महारत भी कहीं ना कहीं रखती है कि हर मुद्दे को कोई ना कोई एंगल जो है रिलीजन के साथ जुड़ ही जाता है। यहां पर भी हमने वही देखा, जहां एक तरफ पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी पर कांग्रेस एहतजाज कर रही है, वहीं एक एंगल ढूंढ ही लिया भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को मजहब से जोड़ने का, और बोल दिया गया कि ये तो भाई राम भक्तों की इंसल्ट कर दी कांग्रेस ने। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अनुमा आचार्य साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गुलरेज शेख साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। अनुमा जी, एक तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं और फिर डिटेन भी उनको किया जाता है, और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज डेड, हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप चल रही है, डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, और आम लोगों के इश्यूज को उठाने के लिए ही हम आज जो है प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि इस प्रोटेस्ट को दूसरा नाम अब दे दिया गया, राम भक्तों की इंसल्ट। क्या कहेंगी? क्या कहा जाए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें अभी भी करती है, जबकि लोग अब समझने लगे। बहुत सस्ते किस्म की ये राजनीति होती है, जिसमें आप किसी भी जनता के सरोकार को हटाकर और आप बात करने लग जाते हैं कि ये राम जन्मभूमि का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा शुरू से किया है। जो लोगों के सरोकारों के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके ऊपर संसद में भी
कभी बहस नहीं होने दी। आपने देखा था विंटर सेशन भी देखा है हमने, पिछला वाला, और हमने पिछला मानसून सेशन भी देखा है। दोनों में ही कोई ना कोई इस तरह की बातें लाकर जिससे बवाल पैदा हो, भारतीय जनता पार्टी इन सवालों से बचना चाहती है। आज देश में जो पूरे जगह प्रोटेस्ट था और मैं भी एक प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए गई हुई थी, तो हमारा ये कहना है कि आपने दूध दही जैसी चीजों पे भी जीएसटी लगा दिया है, और इस समय आपका जो सेगमेंट 18% वाला है उसमें कम सामान है, तो ये ऐसा लगता है 12% वाले में, तो ये 12% वाले में अभी बढ़ाएंगे। महंगाई की अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी को अभी ये देखकर भी शर्म नहीं आती कि लोगों की आमदनी कम हुई है। सभी को मालूम है कि 80% से ज्यादा परिवारों की आमदनी कम हुई है। लोग गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं से झूठे सच्चे आंकड़े लाकर, और बीजेपी के प्रवक्ता भी अपनी बात साधने की कोशिश करते हैं। दुख यही होता है कि जिस पार्टी के अंदर केवल तानाशाही है, कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां पर केवल एक व्यक्ति बोलता है और सबको उसी की बात पर लाइन अप होके पालन करना पड़ता है। वो लोग आज देश की बात और जनता की बात ना तो समझ सक रहे हैं, और ना महंगाई जैसे मुद्दे में जिनके उनके खुद के परिवार भी त्रस्त हो रहे हैं, सिवाय उनके की जो बहुत बड़े नेता हैं। तो उसके बावजूद भी बीजेपी के लोग इसके बारे में बोलने से हिचकिचा रहे हैं, अलग से बोलते हैं, लेकिन जब सामने बात आती है तो नेचुरली उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्हें पद से हटा ना दिया जाए, और इसलिए वो गागा ओवर होकर और केवल अपनी पार्टी की बात करते हैं। और खास तौर पे राम जन्मभूमि की बात करना, इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत बीजेपी से उम्मीद भी नहीं थी। वो इसी तरह की शर्मनाक हरकतें करते हैं क्योंकि सभी को मालूम है कि इसका राम जन्मभूमि से ताल्लुक नहीं, इसका लोगों से ताल्लुक है। अब जो लोकतंत्र समझे तो वो लोगों की बात समझे। गुलरेज शेख साहब, ये कितनी मायूस कुन बात है जहां पर लोगों का मुद्दा उठाया जा रहा है। लोग जो है महंगाई से परेशान है, दूध आटे जैसी चीज़ों पर अगर महंगाई हो रही है, जीएसटी बढ़ रहा है, तो लोगों के लिए परेशानी वाकई में बहुत बढ़ गई है। कांग्रेस एहतजाज कर रही है, तो क्या इसका मतलब कि इस मुद्दे को भी राम जन्मभूमि से जोड़ दिया जाए, इस मुद्दे को भी मजहब वाला रंग दिया जाए? ये किस हद तक सही है सर? यहाँ पर बेसिक लोगों के इश्यूज की बात हो रही है, लेकिन इसको भी मजहबी रंग दे देना, इसको भी मजहबी एंगल से जोड़ देना, ये कैसे सही है? कांग्रेस की बात है, ये बात सच है, ये लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनके नजर में लोग कौन है? लोग हैं सोनिया गांधी, लोग हैं राहुल गांधी, जिनके ऊपर ईडी की तलवार लटक रही है। जितने चोटे हैं देश में, उन सबको सपोर्ट करने के लिए ये कर रहे हैं। इनके लिए जितने देश के चोटे हैं वो सब लोगों की श्रेणी में आते हैं, और ये जितने भी तथाकथित झूठे आंदोलन कर रहे हैं, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा जी हीरोइन बनके कूद रही थी बैरिकेड पे, ये इनको चोटों को बचाने जी अनुमा जी बता रहे हैं, और वही इनके लिए लोग हैं। मुद्दे पर बात करवाइए। गुलरेज साहब, बस बात कर रहा हूं मैडम, अल्फाज किस तरह के नेशनल टेलीविजन पर इस्तेमाल होने चाहिए उसका ध्यान रखें, बाकी आप अपनी बात मुकम्मल कर ले। नहीं, आप जिस तरह के आपने शब्द बोले हैं उन पर आपको शर्मिंदा होना चाहिए। ऐसे शब्द हम नहीं बोलते, और इस देश के संस्कार नहीं है। पता नहीं कहां से आप लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर चुके हैं। देश के मुद्दों को आप कांग्रेस पार्टी का मुद्दा बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए हम सबको। इस तरह की बात जिन लोगों ने डकार दिए आपने जिन शब्दों तकलीफ का भी नहीं हो प्रयोग रही, किया, उनके पेट में दर्द भी नहीं होता। यह जनता ने मोदी जी को शासन दिया ही इसीलिए है कि हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। लेकिन गुलरेज शेख साहब, यही एक सवाल जब राहुल गांधी मीडिया से खिताब कर रहे थे, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उनसे भी ये सवाल इस तरह का पूछा गया, तो उन्होंने कहा था हिटलर भी तो इलेक्शन जीते थे, हिटलर ने भी काफी इलेक्शंस जीते थे। और ये क्यों था कि उनका कहना था, राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्योंकि जर्मनी की सारी जो एजेंसीज थी, जो इंस्टीट्यूशंस थे, वो उनके कब्जे में थे। तो जो आपने बात कही कि वजीर आजम को लोगों ने जिताया है, इलेक्शंस जीत रही है बीजेपी, तो उसके हवाले से राहुल गांधी का ये जवाब है कि हिटलर भी जो है इलेक्शन जीता करते थे। देखिए, थोड़ा सा राहुल गांधी जी को अपनी मेमोरी भी ठीक करनी चाहिए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी करना चाहिए। मैं पढ़ाई लिखाई करने वाला इंसान हूं। हिटलर कभी भी चुनाव नहीं जीता था। हिटलर को प्रोविजनली जो है वो चांसलरशिप दी गई थी वहां पर हब्सबर्ग के जाने के बाद।
और उसके बाद उसने अपना नियंत्रण कर लिया था सत्ता पर। जनसत्ता उसको कभी लोकतंत्र के वोट के माध्यम से नहीं मिली थी, वो तो एक माइनॉरिटी पार्टी थी। और हमको तो दूसरी टर्म चल रही है जिसमें बहुमत के आंकड़े से प्रचंड बहुमत मिल रहा है। तो ये इस प्रकार की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन संभव था, क्योंकि मैंने सुना है कि उनके जो नाना थे सोनिया गांधी जी के पिताजी, वो मोसोलिनी की सेना में लड़े थे, तो उनको हिटलर मोसोलिनी शायद ज्यादा मालूम होंगे। गुलरेज शेख साहब, लेकिन आपने अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि इस नहीं, मैंने आपको अच्छा, आपने अभी एक बात वो कही थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात की थी, मैंने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बखूबी सुना। उसमें क्या उन्होंने महंगाई या इन्फ्लेशन के ऊपर एक शब्द भी बात की? ना उन्होंने की, ना उनके साथ अशोक गहलोत ने की। बात किस बात पे हुई? उन्होंने बात की डेमोक्रेसी का नाम लिया, उन्होंने परिवार का नाम लिया, उन्होंने हिटलर का नाम लिया, उन्होंने महंगाई के ऊपर एक भी बात नहीं की। फिर आप ये देखिए कि ये एकदम से कुछ ना कुछ इन्होंने प्लान किया। उसके बाद ये इन्होंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया कि कौन ज्यादा काले कपड़े पहनेगा, क्योंकि क्या है कि जो लोग काले कपड़े पहन के आज फिर रहे हैं ना, उनके रिकॉर्ड भी काले हैं। सुबह वो सफेद कुर्ता पहन के आए प्रेस वार्ता के लिए, और उसके बाद उन्होंने काला कुर्ता पहना, तो दिख रहा था कि इन्होंने जानबूझ के ये सब किया है, क्योंकि इनको ईडी से तकलीफ है। ये ईडी को डराने के लिए, अधिकारियों को डराने धमकाने के लिए इस प्रकार के स्टंट कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी, हम बोलते हैं आपको, आप कितना ईडी को कैसे राहुल गांधी या कोई भी डरा पाएंगे? वो पूछताछ लगातार उनसे हो रही है। अनुमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, और आपसे ये सवाल पूछती हूँ कि क्या जो लगातार बीजेपी इल्जाम लगा रही है, क्या ये सब सिर्फ ईडी वाला मामला, नेशनल हेराल्ड वाला मामला दबाने के लिए हो रहा है? आपको अच्छी तरह मालूम है कि 7 दिन पहले कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि देशव्यापी महंगाई और बेरोजगारी पर आंदोलन होगा। ये आपके चैनल में भी आया था, और पिछले भी जिस भी चैनल में मैं अभी तक डिबेट के लिए गई हूँ, सभी चैनल्स ने मुझे बताया कि उनको पहले से सूचना थी। तो इस तरह की बात करना, और आप देखिए भाषा का सस्तापन कहीं पर भी कम नहीं होता दिखता। बीजेपी के साथ आजकल मुद्दे नहीं रहते तो लोगों पर व्यक्तिगत लांछन लगाते हैं। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से कुंठा है, हीन भावना है पूरे लोगों से, कांग्रेस से भी हीन भावना है, क्योंकि कांग्रेस पढ़ी लिखी पार्टी है। गुलरेज शेख साहब 2-4 मतलब जो विदेशी मुद्दों को पढ़कर और कुछ वीडियो बनाते हैं, और रोज मेरे पास भी उनका एक, क्योंकि वो अच्छे मित्र हैं, भद्दी भाषा नहीं बोलते थे। इस बार मैंने पहली बार उनको देखा कि ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो वो समझते हैं कि वो विदेशी मामलों के बड़े जानकार हैं। देखिए ऐसा है, हिटलर को वहां की जर्मनी की जनता ने इतने सालों तक लगातार सिर पे बिठाया था, पर हिटलर ने भी उनका वही हाल किया जो आज भारत में हो रहा है। जो भी हम एक देखते हैं कि तानाशाह जो करता है, चाहे वो ईदी अमीन हो, चाहे वो मुअम्मर गद्दाफी हो, चाहे वो हिटलर हो, चाहे वो स्टालिन हो, जो जो उन्होंने किया, एक एक प्रोजेक्ट बना दिया जिससे लोगों को लगे कि आपके यहाँ सब कुछ चमक रहा है, और उसके बाद उधार में फंसता गया शहर देश हमारा। तो वही उस तरह की कहानी हमारे यहाँ हो रही है। हिटलर ने ऑटोबान नाम का एक रोड प्रोजेक्ट बनाया था, और स्टालिन ने मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया था। तो उसी तरह का काम बीजेपी कर रही है। उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि 6 लाख करोड़ का बैंक घोटाला हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपने जो भी भाषा देखिए, आप लोगों की एक आदत है, हम इतने सभ्य है ना कि हम कभी मोदी जी के पिताजी पर नहीं पहुंचते। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, जरा देखिए मोदी जी के भाई क्या कह रहे हैं। क्या तो इसी पीढ़ी के हैं मोदी जी के भाई, तो इसी पीढ़ी पर, लेकिन आप लोग व्यक्तिगत आक्षेप पे इतना देव आपकी कुंठाएं बताता है, आपका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बताता है, आपकी दोयम दर्जे की मानसिकता बताता है कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि आपको सहन नहीं होता। और लगातार आप लोगों की ये आदत बन गई है कि राहुल जी पर, सोनिया गांधी जी पर, उनको आप नाम लेके भी नहीं बुलाते। शर्म तो इस बात की है कि आप लोगों को इतना डर लगता है कि आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का ठीक से नाम तक नहीं लेते। आप उनके नामों के साथ जिस तरह के प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते हैं, वो देख के मुझे लगता है कि आप गुलरेज शेख साहब, अभी के दौर पे अगर हम आ जाए, इस वक्त की अगर हम बात करें, अभी के मौके पर, इस वक्त की अगर हम बात करें, अपने मुल्क की अगर हम इस वक्त बात करें, तो महंगाई तो बढ़ रही है। क्या आप मानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है? निर्मला सीतारमन ने भी पार्लियामेंट में अपने खिताब के दौरान मान लिया कि हाँ, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई तो है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इन्फ्लेशन को 7 से नीचे रखा जाए, लेकिन 7 से नीचे नहीं हो रही है। तो आप ये मानते हैं कि महंगाई का मुद्दा तो है मुल्क में, गुलरेज साहब?
देखिए, मैंने कभी इस चीज से इनकार नहीं किया कि महंगाई नहीं है। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में डेफिनेटली है। इन्होंने जिस तरह से मुझे बोलने नहीं दिया, इस तरह से मैं इनके बीच में बोलूं, कम से कम एक बार अपने दर्शकों को ये बताइए कि गुलरेज शेख साहब जो हैं लगातार मुझे इंटरप्ट करते रहे और मैंने इंटरप्ट किया, मैं तो पूछ रहा था दीदी आपसे, मैं तो पूछ रहा था कि क्या सोनिया गांधी जी के मरहूम पिताजी जो थे वो मोसोल अली की फौज में थे कि नहीं थे? कांग्रेस की मुंह है, कांग्रेस देखिए यही इसी तरह से जो है किसी की भी बात जो है नहीं पहुंच पाती है। अनुमा जी, उसके बाद उन्होंने केजीबी में काम किया था क्या? गुलरेज शेख साहब इसी तरह से जो है किसी की भी बात जो है, किसी का भी पॉइंट कन्वे नहीं हो पाता है, कन्वे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और इंटरप्ट अगर किया जाए तो उसमें किसी की भी बात जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। अनुमा जी, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, उसके बाद जो है गुलरेज शेख साहब से उस पर रिएक्शन चाहेंगे। अनुमा जी आप कहें, आप अपनी बात मुकम्मल कर ले। गुलरेज शेख साहब, आप इस वक्त इत्मीनान से इनकी बात पहले पूरी सुन लेंगे, उसके बाद हम आपका जवाब भी सुनेंगे पूरी तरह से। जब मैं बोल रहा गुलरेज शेख साहब, आपकी बात इसके बाद हम मुकम्मल सुन लेंगे, बस आप इस वक्त जो है इंटरप्ट न करें, उसके बाद पूरी बात आपकी सुनेंगे। कहें उन्मा जी। जी, मैं 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ बहुत खास तौर पे। कहिए। आज देश को केवल कांग्रेस बीजेपी की इस तरह की तानाशाही से बचा सकती है। कांग्रेस बार बार आवाज उठाती है, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया उन्हें दिखाता नहीं है। आज चूंकि देशव्यापी प्रोटेस्ट थी, तो आज थोड़े बहुत मीडिया चैनल्स ने इसे दिखाया। लोगों को मालूम नहीं हो पाता कि उनको किसके साथ आके खड़े होना है, क्योंकि कभी मीडिया में जिक्र नहीं होता। तो मेरा ये कहना है कि आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश की जनता के साथ खड़े हैं। लेकिन देश की जनता को जो ये इन्होंने कहने की आदत डलवाई है कि विपक्ष कहाँ है, देश की जनता को सामने आना पड़ेगा, नहीं तो उनके अपने सरोकार कोई नहीं उठा पाएगा। और कांग्रेस के अलावा किसी में इतना दम नहीं है कि वो देश के लोगों की बात सामने ला सके। और बीजेपी किससे डरती है, बीजेपी की कुंठा किससे है, बीजेपी किससे थर्राती है? आज एक ब्लैक कलर के कपड़ों में प्रोटेस्ट हुआ तो उसको अलग अलग नामों से नवाज रही है, पीढ़ियों तक जाती है बीजेपी। क्या हम में से आपने किसी कांग्रेस प्रवक्ता को सुना है कि मोदी जी के पिताजी, माता जी, भाई जी, बहन जी के बारे में कई अशिष्टता की शुरुआत करते हो? कभी नहीं करते हम। तो ये देश के संस्कार नहीं है, हमारे देश में नहीं सिखाया जाता कि किसी के पुरखों को, पीढ़ियों को कोसे। जो लोग आज जिंदा हैं उनकी बात करिए और उनसे लड़ने की राजनीतिक ताकत रखिए। इस तरह के एजेंडा और नैरेटिव पे लड़ेंगे तो कोई देश की जनता आपको समझ गई है और देश की जनता महंगाई से परेशान है। तो देश की जनता जिसके कारण आज आप इतना अहंकार कर रहे हैं, वो आपको इसका जरूर सबक सिखाएगी। लोकतंत्र से डरिए, क्योंकि यहाँ जनता ही राजा होती है और आप लोगों को जो राजापन की आदत पड़ गई है उसे आपको छुड़ाएगी जनता ही छुड़ाएगी। गुलरेज शेख साहब, अब आप अपनी बात रख लें और आप अनुमा जी ने जो कहा उस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे। और उससे पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उस पर भी मैं आपसे बात चाहूंगी। इसी पीढ़ी में बात करेंगे, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाएंगे और महंगाई के मुद्दे पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए गुलरेज साहब, अब आप अपनी बात रखें। देखिए मोएजा, जहां तक ये बात कर रहे हैं ना कि हम इनकी बात करते हैं, पर्सनल बात करते हैं, वास्तव बात तो ये है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या गांधी परिवार का नाम लेना भी हम पसंद नहीं करते और 2 बार कुल्ली करते हैं नाम लेने के बाद। लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने हिटलर का उपयोग किया था शब्द का, तो मेरे इसलिए मैंने पूछा कि क्या उनके नाना मोसोलिनी के साथी थे कि नहीं, क्योंकि हिटलर और मोसोलिनी दोनों अलाइड साथी थे। अब आ गए आप इन्फ्लेशन का नाम न लें तो। अरे मैं तो कुल्ली करता हूँ, नाम लेने के बाद थूकता हूँ, फिर कुल्ली करता हूँ। महंगाई पर बोलिए, आप तो राहुल गांधी अब आप महंगाई पे सुन ले। यदि आपको सुनना हो तो नहीं सुनना है तो ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। गुलरेज शेख साहब, आप अपनी बात रखिए। महंगाई पर सुनाइए, मुद्दे पर बात करिए। अरे सुन तो लो दीदी, देखिए हमने कभी नहीं कहा कि महंगाई नहीं है या महंगाई एक समस्या नहीं है। हम हमेशा कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के
एक्ट में संशोधन मोदी सरकार ने किया और महंगाई की दर पर कैपिंग 6% की अभी 7.1% चल रही है। लेकिन दुनिया के 68 देश ऐसे हैं आज की तारीख में, मैं इसलिए आरंभ में ही कहा था कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। 68 देशों में डबल डिजिट में महंगाई की दर है, जो महंगाई की दर मेरे प्यारे भारत में केवल 7.1 है, लेकिन उसके ऊपर भी काम चल रहा है। ये भी 6% तक आएगी अगली तिमाही तक, क्योंकि आज भी आप देखिए 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को आरबीआई ने आज कम किया है, आज बढ़ाया है। वो बढ़ाने का मतलब यही इसलिए बढ़ाया जाता है कि इन्फ्लेशन को चेक एंड कंट्रोल किया जाए। तो सरकार बहुत अच्छी तरह से इकोनॉमी को मैनेज कर रही है और आज की तारीख में एक्सपर्ट्स लेकिन इस बात को नहीं मानते सर, इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स जो है इस बात को नहीं मानते कि रघुराम राजन हो रहा है सर, क्योंकि सुन लीजिए जस्ट होल्ड रघुराम राजन से अभी बीच में 5-7 दिन पहले किया गया था, जो बात बार बार कहते हैं ना ये कांग्रेसी कि श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे साहब हिंदुस्तान के, तो उन्होंने बोला था बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि इकोनॉमी अच्छी चल रही है। ये रघुराम राजन ने कहा है। और रघुराम राजन कौन थे? जिनको खुद मनमोहन सिंह जी ने केंद्रीय बैंक का गवर्नर बनाया था। तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बड़े अच्छे चल रहे हैं। जीडीपी की ग्रोथ जो है आईएमएफ मानता है कि 7.1% पर है। आईएमएफ के हिसाब से बात कर रहा हूं, मोदी सरकार डाटा की बात ही नहीं करता हूं अभी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के हिसाब से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को यदि कोई है तो वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है। जीएसटी कलेक्शन जो है वो ऑल टाइम हाई जा रहा है। और ये बात कर रहे थे आज गैस की टंकी की और पेट्रोल की सब चीजों की, तो कुछ आंकड़े उसके ऊपर भी रख दूं मैडम के सामने में। मैं 6 देशों की बात करता हूं, 3 पड़ोसी देश जो कि गरीब देशों की श्रृंखला में आते हैं, 3 उन्नत देश। हिंदुस्तान में 1053 रुपीज चल रही है गैस के टंकी का रेट। पड़ोस का देश है पाकिस्तान, वहां 1113 रुपए है। श्रीलंका में 1243 रुपए है। नेपाल में 1139 है। आप बोलेंगे कि गरीब देश है, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वहां 1764 है। यूनाइटेड स्टेट्स में 1754 है। कनाडा में 2500 के आसपास है। तो भारत में सबसे सस्ती गैस भी आज मिल रही है, दुनिया का सबसे सस्ता डेटा भी यहां मिल रहा है। जिन कंट्रीज के साथ, एक तो आप उन कंट्रीज के साथ जिनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, दूसरी वो कंट्रीज जहां पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छा है। कनाडा, यूएस कंट्रीज की जब आप बात करते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत बेहतर है, उनकी बेस भी बहुत बेहतर है। अनुमा जी कुछ कहना चाह रही है। अनुमा जी, निकटवर्ती देश से कंपेयर करता हूं, किससे कंपेयर करना चाहते हैं? मैं उससे खड़े रखूं आपके सामने सर। एक्सपर्ट्स की मैं आपको कह रही हूं कि जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो बेहतर नहीं है। मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ही आपको हवाला दे रही हूँ। अनुमा आचार्य जी कुछ कहना चाह रही है, उनको अब सुन लेते हैं, वो कब से कुछ कहना चाह रही है। इस जन्नत में बैठे हैं आज हम। मैं पहली चीज ये कहना चाह रही हूँ कि जब देश के ग्रोथ रेट, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, उससे जब महंगाई की दर बढ़ जाती है तो देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं रहती, जो अब की हो रहा है। चाहे वो हमारी खुदरा महंगाई हो, चाहे हमारी थोक महंगाई हो, दोनों में ही ऐसा हो रहा है कि विकास की दर जो है वो महंगाई की दर से कम है। और इस कारण से देश में महंगाई भी बढ़ी हुई है और अर्थव्यवस्था हमेशा, ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से ही हमारे देश का जो तुलना है वो निम्नतम से निम्नतम देशों के साथ होती है। हम हर रेटिंग में, चाहे वो मूडीज की ले लो, फिच की रेटिंग ले लो, या आईएमएफ की बात कर रहे हैं, किसी की भी रेटिंग ले लो, सभी ने हमारी रेटिंग घटाई है। अब आप बीच में मत बोलिए। देखिए, मैंने आपकी बात सुनी। आप जो रेपो रेट की बात कर रहे हैं, रेपो रेट को बढ़ाने से क्या महंगाई कम होगी? रिजर्व बैंक के गवर्नर का आपने लगता है भाषण पूरा सुना नहीं। रिजर्व बैंक के गवर्नर जो चिंता व्यक्त कर रहे थे और आज जो उन्होंने रेपो रेट बढ़ाया है, वो कोशिश केवल है, लेकिन वो जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो इस तरह से बात करने से नहीं सुधरेगी। आप लोगों ने जो भी, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के जो सीईओ है उनका सुना था, उन्होंने सरकार से मिन्नतें की हैं। डिमांड नहीं बढ़ रही है श्रीमान, डिमांड बढ़ाने का काम है आपका। जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी आप जीडीपी कलेक्शन का ढोल पीटते रहिए, क्योंकि वो तो प्राइस बढ़ने के बाद जो व्यापारी हैं वो दे रहे हैं इसलिए बढ़ रही है, लेकिन उससे डिमांड नहीं बढ़ रही है। और जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी इस देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं सकती। और डिमांड ना बढ़ने का कारण यही सब है कि मैन्युफैक्चर सेक्टर में हम नीचे जा चुके हैं। जो भी सेक्टर ले लीजिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो बहुत बुरे हाल में है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी तनख्वाहें कम चल रही हैं, लोगों ने पीएफ से लोन लिए हैं।
तो आपकी जितनी भी ये झूठी सच्ची बातें हैं, जो आंकड़े हैं, उनको जरा रियलिटी से जरा जाकर टैली करिए और आपको पता चलेगा कि आप जो बोल गए हैं इस चैनल में और दर्शकों को गुमराह कर गए हैं, वो आपका जो सारा का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। थोड़ा सा मनी लाइफ जो चैनल है वो ही देखने लगी और कुछ नहीं कर सकते तो, और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अर्थशास्त्रियों को पढ़िए, रोज का इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए। आप बिना पढ़े केवल जो बीजेपी में सिखाया जाता है उसकी भाषा बोलेंगे तो सबके समझ में आता है। बताइए कहाँ डिमांड बढ़ी है, बताइए मैन्युफैक्चर सेगमेंट में कौन सा इजाफा हुआ है, बताइए हमारा आयात क्यों बढ़ता जा रहा है, हमारा इंपोर्ट क्यों बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमारा बजट घाटा क्यों बढ़ रहा है, इन सब पे बात करिए। आप शेख साहब, कई सवाल आपसे पूछे हैं अनुमा जी ने, उस पर वक्त की कमी हमारे पास, आपने कई सवाल पूछे गुलरेज शेख साहब से, उस पर तुरंत ही उनसे जवाब चाहेंगे। गुलरेज शेख साहब। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना कि जो जीडीपी जो बढ़ती है, यदि 7.1 से बढ़ रही है और आईएमएफ का आंकड़े से बढ़ रही है 7.1, तो सभी सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है। आज के समय रियल एस्टेट को देखें तो वो सच में रियल एस्टेट की तरह बूम के ऊपर चल रहा है। सुन लीजिए मैडम, ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई जा रहा है और इंक्लूडिंग सेल हाई टाइम जा रही है। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो पीछे है? और अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, 6 महीने में इन्फ्लेशन की बेरोजगारी की दर लोगों को कहाँ हम सबसे ज्यादा उभरती हुई अर्थव्यवस्था थे, अब हम 164वें नंबर पे हैं। श्रीमान, आप कितने झूठ सच बोलेंगे, इतने सारे झूठ सच बोल के आपको रात में नींद कैसे आती है, मुझे नहीं समझ में आता। आप लोग इतने झूठ कैसे बोल लेते हैं? 110% सच बोल रहा हूँ मैं तो। आपका आंकड़ा अरे सब लोग समझ रहे हैं, मैंने आपसे इतने सवाल पूछे, मैंने डिमांड के बढ़ने का सवाल पूछा, आप डिमांड के बढ़ने के सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के बढ़ने का जवाब नहीं दे रहे, आप किसी बात का जवाब नहीं दे रहे जो मैंने पूछा। आप अपना ही एक राग अलाप रहे हैं और मैं नहीं समझती कि आपके पास मेरे किसी सवाल का जवाब भी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड में इजाफा हुआ है और काय में आपको इजाफा चाहिए, बताइए ना आप किस जगह पे? आंकड़े कहाँ हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप आंकड़े? बिल्कुल आप झूठ कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में कोई इजाफा नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं। रियल एस्टेट की आप क्या बात करें, कहाँ है उसके आंकड़े? आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, केवल ऐसे ऊपर बोल मत दीजिए, बिकॉज अगर आपकी बात तथ्यात्मक रूप से सपोर्टेड नहीं है तो ये सिर्फ वही है जो आप सुन के आए हैं और जो आपको कहना है। ये बात लेकिन वाकई ये सही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो काफी हिट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी गिरावट देखने को मिल रही है, एमएसएमईज काफी हिट हुई है, ये बात सही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमने हिट देखने को मिला है और जो इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं कि एक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बहुत एक जहां पर छोटे से छोटे कारोबारियों को भी रोजगार हासिल होता है, उसको हिट होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है। तो ये बात जो है गुलरेज शेख साहब, अनुमा जी बिल्कुल सही कह रही है, मैन्युफैक्चरिंग हिट हुआ है और उस पर काफी असर पड़ा है। लेकिन फिर यही बात की जब हम ये मुद्दे उठाते हैं, ये जो पूरा मुद्दा है लोगों का बेरोजगारी के हवाले से, और उसमें कई एस्पेक्ट्स आते हैं, जीएसटी हो या फिर हर एक सेक्टर की जहां पर डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो इन मुद्दों पर बात करने की बजाय इसको फिर एक अलग रंग क्यों दिया जाता है? भले ही आपकी ऑपोजिशन इस मुद्दे को उठा रही हो, लेकिन क्या इसको मजहबी रंग देना फिर सही होगा? क्या ये कहना कि इससे तो एक तबका जो है अब नाराज हो जाएगा, लोगों में ये बात डालना, लोगों के जहनों में ये बात डालना, ये किस हद तक सही है? हम चाहेंगे कि हमारी जो हुकूमत है और हमारे जो ऑपोजिशन है वो हमारे मुद्दे, लोगों के मुद्दे बिल्कुल उठाए, बिना उसको कोई मजहबी एंगल दिए, बिना किसी तरह की तफरीक लोगों में पैदा किए। अनुमा आचार्य साहिबा, गुलरेज शेख साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स,